Very good evening to all of you. If anybody have any query, then you can ask. Otherwise, we can proceed next session. Today we will discuss about the one-way ANOVA and OLS, that is the ordinary least square linear regression methodology. How to opt these two methodology while our data set is to be a discrete variable. Because on the basis of the discrete variable, it is very difficult to understand for the to understand in terms of which variable should be opt as a continuous and which variable should be opt as a categorical. So if anybody have any query, then please ask. Otherwise, we will move further to our next session, that is one-way ANOVA and regression. Ma'am, hello ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible. So, ma'am, I have doubt in Fisher exit test. Can you just briefly once again say some detailed information about Fisher exit test? Actually, I know some of it, but I just forgot it. मैम टुडे वी विल टेक एफ टेस्ट जो आप फिशर टेस्ट बोल रहे हो वन वे अनोवा आज हम उसी पे ही डिस्कशन करेंगे. Oh, yet it not been discussed, right? यस मैम. Okay, sorry, ma'am. Thank you. नो इशू सर. एनीबडी हैव एनी क्वेरी? ओके. Ma'am, I wanted to ask you one thing. यस I मैम. was a little bit confused regarding to the scales. Um, I wanted to know that what if means we have different questions regarding to different things like choices, needs, yes, in the questionnaire. So, what skill should we give to them? Means I was a little confused while reading these scales because when I was reading the skills, it through YouTube. Yes, I will admit this. That then they said that in the scale portion we will keep the only scale we will choose. That is there are three scales. First one is a ratio. Sorry, first one is nominal. Then it is ordinal, and then it is scale. So they told that after if it is not this is ordinal then or nominal, then we will keep it on scale. So should I keep only scale on rest of the questions other than age, income? मैम एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस सेशन कि एज अगर आपका रेंज में होगा तो ऑन दैट केस यू केप्ट ऑन एज अ नॉमिनल. बट अगर आपका रेशियो स्केल में होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, तो वो आपको रेशियो में मेंशन करना होगा. ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पर. मैं फिर से यही बात बोलूंगी. जैसे जी आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स की, ठीक है. जी आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट करोगे? समटाइम्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनल एंड समटाइम्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्केल. अब ये आपको तय करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. okay ma'am, okay. आप तो जो भी स्केलिंग टेक्निक यूज करते हो वो आपके ऑब्जेक्टिव पे सबसे पहले तो डिपेंड करती है कि तो आपका फिर ऑब्जेक्टिव. ये चेंजेस पर्सन टू पर्सन उनके क्वेश्चनर्स के और अब ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा. मैम ओनली डिस्क्रीट वेरिएबल डिसाइडेड होता है. जी अदरवाइज बाकी के जो वेरिएबल्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स, जी हाँ, वो आपका डिपेंड करेगा कि अगर आपने विदाउट ऑर्डर कोई बात कर रहे हैं, केवल स्पेसिफिक नेम की बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ता. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द इफ वी टॉक अबाउट द जेंडर. हम जी इधर मेल नहीं या फीमेल, आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझ सकते हो और इजी वे में. आपने किसी भी ऑर्डर की बात करी, उस ऑर्डर को ईदर यू हैव टू मेंशन इन टर्म्स ऑफ द असेंडिंग और इन डिसेंडिंग. दे डजंट इम्पैक्ट टू ईच अदर. आप या तो उसको असेंडिंग में मेंशन करो या डिसेंडिंग में करो या एज इट इज डेटा को कोड कर दो, वो आपके डेटा सेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा. अगर जैसे मेल फीमेल है, आप मेल को वन कोड कर दो या टू कोड कर दो, इधर जी यू हैव टू कोड फीमेल को जीरो कर दो, वन कर दो, टू कर दो, थ्री, वट एवर यू वांट. वो आपके डेटा सेट रिजल्ट्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा. जी जी आप उसको केवल एक कोडिंग कर रहे हो. वो होता है नॉमिनल स्केल.
देन आफ्टर आपका आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम बात करते हैं, एक रैंक की बात करते हैं। आपने क्रिकेट का मैच देखा, क्रिकेट में अगर मैच में 10 टीम्स आपने हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दी वर्ल्ड कप में, इसकी पोजीशन फर्स्ट थी, इसकी सेकंड थी, इसकी थर्ड थी, इसकी फोर्थ थी, इसकी फिफ्थ थी। अगर आप उसकी हायरार्की को चेंज करते हो तो वो इम्पैक्ट करेगा। अगर आप फर्स्ट पोजीशन को फिफ्थ में कोड कर दो तो वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट आया और जी आप उसको फिफ्थ पोजीशन असाइन कर रहे हो। अगर आपके ऑर्डर में हायरार्की में चेंज करने पर जो आपका डेटा सेट है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो नॉमिनल स्केल नहीं होगा, यू पुट ऑन एज अ ऑर्डिनल स्केल। जी 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 अगर जो आपने ऑर्डिनल स्केल में पुट किए हैं डेटा सेट, जी उनके बीच में जो दो वेरिएबल्स है रैंक 1 और रैंक 2, इन दोनों के बीच में अगर इक्वल एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो आपका इंटरवल स्केलिंग होगा। जी अगर इक्वल एडजस्टमेंट नहीं है, सिमिलर डिस्टेंस नहीं है, तो वो आपका ऑर्डिनल होगा। ऑर्डिनल और इंटरवल में ये बेसिक डिफरेंस होता है। जी देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द रेशियो स्केल। रेशियो क्या होता है? एज इट इज सेम इंटरवल होता है, लेकिन इंटरवल में हम एग्जैक्ट ट्रू जीरो की बात नहीं करते हैं, और रेशियो स्केल में हम ट्रू जीरो की बात करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द वेट, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द हाइट, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द इनकम। यहाँ पे आप ट्रू जीरो की बात कर सकते हैं। ट्वाइस है, थ्राइस है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। कितना टाइम्स की अगर हम टाइम से कंसीडर करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट है, किसी की 2 फीट है, किसी की 2 फीट है, किसी की 4 फीट है, तो हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स इसकी हाइट ज्यादा है। किसी का वेट 50 केजी, किसी का 100 है, तो आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। अगर आप किसी को एब्सोल्यूट जीरो टर्म्स में एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वो रेशियो होता है। लेकिन एसपीएसएस में 3 स्केलिंग ही रखे गए हैं, क्योंकि इंटरवल एग्जैक्ट जीरो को काउंट करता है, तो उसमें बाइफर्केशन नहीं किया गया है। इंटरवल और रेशियो को दोनों को एक ही माना गया है उसमें। आई थिंक, इज इट क्लियर रश्मि मैम? It is clear, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Anybody has any query? Okay. So today we will discuss about how discrete variables will be considered as a continuous or either categorical, or on the basis of the continuous and categorical, we will decide which test will be opt, one-way ANOVA or regression analysis. Understanding discrete variable in regression और ANOVA। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स को हम कैसे कंसीडर करेंगे, रिग्रेशन में कंसीडर कब करना चाहिए और अनोवा में कंसीडर कब करना चाहिए। पहला पॉइंट आपका आता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते क्या है। सेकंड हमारा होता है कंटिन्यूअस। इफ वी टॉक अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस तो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल कोड होगा। अगर हम अनोवा की बात करेंगे तो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। ये आप जब धीरे धीरे वर्क ऑन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इजनेस के लिए। कंटिन्यूअस में रिग्रेशन लगाते हैं क्योंकि वो आपका स्केल होता है, कंटिन्यूअस होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है टाइम्स के अकॉर्डिंग। कैटेगोरिकल आपका जो होता है उसमें आप अनोवा लगाएंगे। पहला डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते क्या है। अगर हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स आपके कोई भी जो डेटा सेट है उसमें आपका फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप किसको बोल सकते हैं? देयर आर न्यूमरिक वेरिएबल्स दैट हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन टू वैल्यूज। अगर आपके कोई भी जो दो वैल्यूज हैं उनके बीच में हम न्यूमरिक ऑर्डर से उनको काउंट कर रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया।
आप यहाँ पर केवल काउंट कर रहे हो न्यूमरिक में. क्यों न्यूमरिक में काउंट कर रहे हो? क्योंकि आप बार बार मेल लिखोगे या फीमेल लिखोगे, इट्स इज, ये आप पे डिपेंड करता है. जब आप एसपीएसएस पे वर्क करते हो, जब यहाँ पे आप वर्क करते हो डेटा सेट में अपने, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आपने व्यू में देखा, ठीक है, अब आप यहाँ पे जाके देखना चाहते हो जॉब टाइम में मेल फीमेल जेंडर में आप देखना चाहते हैं, आपने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया. अब ये आपको मेल दिखा रहा है, पहला मेल है, सेकंड फीमेल है. आपने अपने इसको इजीनेस, वर्क को अपनी इजी करने के लिए यहाँ पे आपने कोडिंग कर दी है. मेल को एम से रिप्रेजेंट कर दिया, फीमेल को एफ से. इफ यू वांट यू कैन कोड इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिक ऑर्डर ऑल्सो. आप मेल को 1 कोड कर सकते थे, इधर फीमेल को 1 कोड कर सकते थे, या फीमेल को 2 कर सकते थे, या मेल को 2 कोड कर सकते थे. डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको क्या कोडिंग करना चाहते हो. लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें केवल न्यूमरिक ऑर्डर्स होते हैं, और जो फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा सेट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होता. अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन क्या है? मैक्सिमम 5 to 6 वेरिएबल्स होंगे ऑक्यूपेशन की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले लेंगे आप 10 होंगे. इनफाइनाइट नंबर्स नहीं होता, एक लिमिट रेंज होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स में. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द ऑक्यूपेशन. अगर हमने ऑक्यूपेशन की बात करी तो आपका क्या है? या तो आप सर्विस एम्प्लॉय हो, या आप एक्स सर्विस मैन हो, ठीक है. देन आफ्टर आपका एक्स सर्विस आ गया. देन आफ्टर आप बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है. देन आफ्टर आप इसमें 2 से 3 और भी वेरिएबल्स मेंशन कर सकते हो, बट एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है. दैट्स कॉल्ड एज द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. सेकंड आपका आ जाता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आपके वो वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी, it's a categorical variable, sorry for my side, it's a categorical variables means you have to assign different categories. आपने कोई एक different categories को assign कर दिया है. in terms of the gender में आपका मेल फीमेल आ गया. on the basis of the service, बिजनेस, एक्स गवर्नमेंट, आपकी कौन सी जॉब है, ऑन द बेसिस आपने ऑक्यूपेशन कर दिया. आप किस जगह रह रहे हैं उसके बेसिस में आपने एक लोकेशन कैटेगरी बना दी. देन आफ्टर आपने कोई भी एक कैटेगरी बना दी. आपका डिपेंडेंसी, हाउ मेनी चिल्ड्रन, आपके ऊपर कितने लोगों की डिपेंडेंसी है, उसके बेसिस पे आपने एक कैटेगरी बना दी. इट्स कॉल्ड एज द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो इट्स डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. ये आपका डिपेंड करता है कि वो आपका नॉमिनल स्केलिंग होगी कि ऑर्डिनल. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द एजुकेशन. अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने अपनी कितनी स्टडी करी है उसके बेसिस पे कैटेगरी बना दी एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन को हम ऑर्डिनल में पुट करते हैं, ना कि नॉमिनल में पुट करते हैं. तो इसी तरह से आप किसी एक डिफरेंट वेरिएबल्स को कंबाइंड करके एक कैटेगरी में कोड कर देते हो. इट्स कॉल्ड एज द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. देन आफ्टर आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स. डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर द न्यूमरिक वेरिएबल्स दैट हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन एनी टू वैल्यूज. टू वैल्यूज के बीच में आप कोई भी एक नंबर काउंट कर सकते हो. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द, आपने इन बिटवीन 1 ईयर, एक साल में आपने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट करे, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने, हाउ मेनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू हैव कंप्लीटेड इन अ ईयर, आपने एक साल में कितने सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करे. तो यहाँ पे क्या आप काउंट कर पा रहे हो कि आपने 5 सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे, 6 सर्टिफिकेशन करे, 10 सर्टिफिकेशन कोर्स करे. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि विद इन अ ईयर, एक साल में, 2 साल में या 3 साल में, जो भी आपने टाइम पीरियड लिया, उसमें हमारी कस्टमर्स का कितना कंप्लेंट आया फॉर आवर सर्विस. जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द, आपने एक मोबाइल की शॉप है आपकी, आप मोबाइल की शॉप में एक साल के अंदर आपने जितने भी मोबाइल सेल करे उसमें से कितनी आपको कंप्लेन आई कि आपका जो मोबाइल था उसकी क्वालिटी खराब थी. तो आप एक स्पेसिफिक नंबर्स को काउंट कर पा रहे हैं हम कि हमारे पास 10 इंक्वायरी आई, 35 इंक्वायरी आई, 55 इंक्वायरी. तो इट्स कॉल्ड एज द डिस्क्रीट. देन आफ्टर आता है कंटिन्यूअस.
कंटिन्यूअस एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है कि कंटिन्यूटी होती है, इनफाइनाइट नंबर होता है। अगर आप इसमें कितना भी डेटा सेट ले सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं होती है इसमें। इनफाइनाइट कंटिन्यूअस मींस जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द हाइट। आपकी हाइट है, अगर हम बात करें 5 साल से 20 साल के बच्चे की, तो कंटिन्यूअस हाइट इसकी इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल हाइट है। वेट की बात करते हैं तो वेट भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, इधर स्टेबल भी हो सकता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस में आप ले सकते हैं टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस। हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या है, 24 आवर्स में स्टैग्नेंट पोजीशन में नहीं रहता है, इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी चीज रहती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी रहेगी, जो कंटिन्यूअस सडनली चेंज, कंटिन्यूअस चेंज जिसमें होते रहते हैं, इट्स कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस वेरिएबल, और इट्स कॉल्ड एज द इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट डेटा सेट आप कितना भी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो बियॉन्ड द लिमिट। आप कितना भी, आप 100 साल का भी डेटा कंसीडर कर सकते हो, 50 इयर्स का भी कर सकते हो, 20 इयर्स का भी कर सकते हो। और जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप बोलोगे कि सिमिलर मैम डिस्क्रीट, तो ये भी हुआ ना कि डिस्क्रीट में भी हम 20 साल का भी डेटा कंपाइल कर सकते हैं, 30 इयर्स का भी डेटा कंपाइल कर सकते हैं, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं, कि एक दिन में 20 इंक्वायरी आई, हमारे पास 10 इंक्वायरी आई। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। आज आपका मे भी हो सकता है कि अगर हम मॉनसून की बात करें तो एक दिन में 10 बार टेम्परेचर अप डाउन गया, मे भी हो सकता है नेक्स्ट डे कंटिन्यूअस टेम्परेचर स्लाइटली चेंज होता रहा, डायनामिक चेंजेस होता रहा, इट्स कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में, जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, आपको उन डेटा से, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल को आपको कैटेगोरिकल में रखना है, कौन से वेरिएबल्स को आपको कंटिन्यूअस में रखना है। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दी, अगर हम बात करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, हाउ एजुकेशन impact the salary structure। आपने पहला ये एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल 1 है हाउ एजुकेशन इम्पैक्ट द सैलरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे एजुकेशन को, सैलरी आपका क्या है, सैलरी तो एज वी ऑल नो कि आपका स्केलिंग है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन की बात आती है। अब यहाँ पे एजुकेशन को आप किस रेंज में बिलोंग करोगे, इधर यू हैव टू ऑप्ट एज अ नॉमिनल और इधर यू हैव टू ऑप्ट एज अ ऑर्डिनल स्केलिंग में बात करेंगे हम। अगर अब इसमें आपके बेटा दो ऑब्जेक्टिव आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है ऑब्जेक्टिव 1। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने ये मान रखा है, स्टैग्नेंट मान रखा है कि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका सैलरी का स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा, अगर ये आपने अजम्पशन ले रखा है पहले से ही, अगर आपने ये पहले से ही अजम्पशन अपना ले रखा है, लीनियर, आपने लीनियर रिलेशनशिप दोनों में फॉर्म कर रखा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे आपका रिग्रेशन एनालिसिस यूज होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, रिग्रेशन एनालिसिस की इक्वेशन, ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर की रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस bx, जिसमें y आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। कौन बताएगा, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिस डिपेंडेंट वेरिएबल, y एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप भूल भी जाते हो बेटा, अगर आप भूल जाते हो कि इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आपका हमेशा दो वर्टिकल्स होते हैं, पहला होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, नेक्स्ट आपका होता है वर्टिकल। इंसर्ट, अगर हम ड्रॉ, सॉरी टेबल नहीं, इंसर्ट शेप्स में जाते हैं, अगर हम बात करते हैं आपके एक्स एक्सिस की, ये आपका क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ठीक है।
उसके बाद वाई एक्सिस कहाँ होता है आपका, वर्टिकल पोजीशन पे होता है। फिर से ले लेते हैं, एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, वाई एक्सिस को यहाँ पे बेटा ड्रॉ करते हैं, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। अब आप इसको ध्यान से देखो, जो एक्स एक्सिस है दैट इज इंडिपेंडेंट। एक्स एक्सिस को खड़े रहने के लिए किसी के साथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्टैग्नेंट, वो स्टेबल पोजीशन में अपने आप खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर आप वर्टिकल पोजीशन की बात करो तो वर्टिकल पोजीशन को किसकी जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। अगर आप एक्स एक्सिस को यहां से हटा दोगे तो वर्टिकल वाई पोजीशन क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो y इज योर डिपेंडेंट, वाई क्योंकि y एक्सिस को खड़े रहने के लिए एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, और जिस एक्सिस की रिक्वायरमेंट है इट्स कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस वेरिएबल को रिक्वायरमेंट है इट्स कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल को रिक्वायरमेंट नहीं है इट्स कॉल्ड एज योर एक्स एक्सिस, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सैलरी और एजुकेशन में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लीज टेल मी which one is your dependent and which one is your independent in salary or in education? Salary is dependent and education is independent. Salary आपका कहाँ आएगा, salary is your dependent, right? Salary and education is your independent. अब हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ले लेते हैं, ठीक है। पहली यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या हो गई, यहाँ पे पहली हमारी कौन सी कैटेगरेशन हो गई, अंडर ग्रेजुएट, राइट। इसके अबव हमने ले ली ग्रेजुएशन, देन आफ्टर इसके अबव ले ली पोस्ट ग्रेजुएशन, देन इसके अबव हमने ले ली डॉक्टरेट पोस्ट। ये आपकी 4 कैटेगरी है। अगर ये बात आपने पहले से ही अज्यूम कर रखी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है बेटा, फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर ये बात आपने पहले से ही अज्यूम कर रखी है कि जैसे ही यूजी करके कोई बंदा ग्रेजुएट कंप्लीट करेगा, सेम टाइम साइमल्टेनियसली उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएशन से जैसे ग्रेजुएशन में मूव हुए ऑन द स्पॉट उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके डायग्राम इस तरह बनेंगे, आप लोगों ने जैसे उसका देखते हो ना, डिमांड एंड सप्लाई के बनते हैं जो, ठीक है, ये आपके इस तरह से चार्ट बनेंगे। मैं एक बना के दिखा देती हूं आपको शेप में। इंसर्ट, then after graduation इट्स सेम लाइन, इस तरह से बेटे सारे बनेंगे डायग्राम। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमने अज्यूम कर रखा है, ये हमारा क्या हो गया, एजुकेशन थी, सॉरी बेटा भी एक मिनट। इसमें आप ग्राफ को अलग सेलेक्ट करके अलग कर दीजिए। नहीं सारे बाहर से जाइए, सारी चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं इसको ना एक सेकंड ग्रुप कर देती हूँ। मैम आप पूरे ग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यूजी आपका इधर आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और सैलरी आपकी इधर आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10K,
यहाँ पे आपका मेंशन कर देते हैं 15K एंड दिस इज योर 20K। सिमिलरली ये आपका हो गया 50K। ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी एजुकेशन। अंडर ग्रेजुएट, नेक्स्ट ग्रेजुएट, नेक्स्ट पीजी, नेक्स्ट डॉक्टरेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे ये हमने अज्यूम कर रखा है, अजम्पशन है, पहला अजम्पशन हमने क्या लीनियर रिग्रेशन में ले रखा है कि ये बात हमने ऑटोमेटिक अपना मान रखी है कि जैसे जैसे हमारी एजुकेशन इंक्रीज होगी साइमल्टेनियसली हमारी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर ये बात हमने अज्यूम कर रखी है पहले से ही, तो यहाँ पे हम कौन सा स्केलिंग टेक्निक यूज करेंगे? यहाँ पे आपकी रिग्रेशन एनालिसिस यूज होगी, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, ये बात अब हमें नहीं पता। सेकेंड कंडीशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें नहीं पता कि अगर हम यूजी कोर्स करते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी, अगर हम पीजी कंप्लीट करके तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। क्या पीजी कोर्स करने पर हमारी सैलरी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू द यूजी कोर्स? क्या डॉक्टरेट कंप्लीट करने पर हमारी सैलरी पे कोई इंपैक्ट करेगा एज कंपेयर टू द यूजी ग्रेजुएट एंड पीजी कोर्स? अब यहाँ पे आपको इस बात का एग्जामिनेशन करना है, आपको पता नहीं है बट यहाँ पे आप इस बात को एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। Is there is a significant difference between the education and salary or not? अगर इस बात को आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे अनोवा टेस्ट को यूज करेंगे। तो देखिए एजुकेशन सेम है आपकी, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव वेरी कर गए। प्लीज फिर से बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्केलिंग आपकी टेक्निक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आपका वेरिएबल एक है लेकिन आप मेथोडोलॉजी दो ऑप्ट कर सकते हो। किसके बेसिस पे कर सकते हो? डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लीनियर यहाँ पर क्या है? लीनियर है। आपने अगर ये बात अज्यूम कर रखी है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड एजुकेशन, इट इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज आवर एजुकेशन। सैलरी आपकी एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी सैलरी भी स्लाइटली आपकी इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। वहां पे आपका अजम्पशन है। देन यू गो विद द लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन क्या हो जाता? जब एक से ज्यादा आपके यहाँ पे वेरिएबल्स कोड हो जाते। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर हम ये देखते कि हमारी सैलरी किन किन पर डिपेंड करती है। पहला हमारा एजुकेशन, सेकंड वेरिएबल हम ले लेते अपना एक्सपीरियंस, थर्ड हम ले लेते अपना लोकेशन कि आप कौन सा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी में रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जामिनेशन करते सैलरी को, यहाँ पे हमारे मोर देन 1 वेरिएबल्स हो जाते। पहला आपका क्या था? एजुकेशन। सेकंड हमारी आपकी हो जाती स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस कितना है। थर्ड हम यहाँ पे स्किल्स ले लेते कि आपको कोई सॉफ्टवेयर की नॉलेज है कि नहीं है, एक एडवांटेज उसका मिल जाता। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। नेक्स्ट एक और हमने एडिशन कर दिया कि हम कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन दी हम रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहे हैं, और आईटी सेक्टर में है, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनी में है, हम एजुकेशन सेक्टर में। अगर हमने मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब हमारे डेटा सेट में होते, देन वी गो विद द मल्टीपल रिग्रेशन। 1 बाय 1 अभी हम आपको दोनों करके दिखाते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? If anybody have any query, then you can ask me. Shift Alt प्लस से होता है कंट्रोल। Anybody have any query? Then please ask. Otherwise हम प्रैक्टिकल पे वर्क करते हैं। Okay, moving towards the practical.
मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ डेटा सेट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मैंने SPSS जो डाउनलोड किया है ना, वो साइन इन हो रहा है लेकिन फिर ब्लैंक पेज आ जा रहा है, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है। कोई इशू नहीं है मैम, एक बार आप ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके मैम। मैम ये तो आ रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड। अवंतिका मैम, आर यू देयर? जी मैम। मैम मैं आपको मेल कर दे रही हूँ डेटा सेट, आप प्लीज व्हाट्सएप पे भेज देंगे। फोन एक्चुअली बच्चों के पास था, सॉरी। जी मैं आपको मैं भेज दे रही हूँ ग्रुप में। आप जितने लोग आप लोग मतलब यहाँ पे हैं, सभी लोग ग्रुप में हैं? कोई ऐसा तो नहीं जो ग्रुप में नहीं है? अवंतिका मैम प्लीज चेक योर मेल, मैंने आपको शेयर किया है।
जी मैम आ चुका है। थैंक यू मैम। आप लोगों को आज पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, तो उससे कन्वीनियंट हो जाएगा रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन करने में आप लोगों को। अभी कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन। अवंतिका मैम आपको ही शेयर कर दूंगी मैं। मैम ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये सेंड नहीं हो पा रहा है क्या मैम? ये व्हाट्सएप हो जाएगा? मैम आई थिंक मेल होगा, व्हाट्सएप में ओपन नहीं होगा ना, क्योंकि आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने मेल करा है इसको। क्योंकि एसपीएसएस तो फोन में होगा नहीं, तो वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा ना, जो भी सॉफ्टवेयर होगा। यस मैम। Hello, ma'am, am I audible? Yes sir, you are audible. Ma'am, just I want to ask one thing that linear regression, as you have mentioned, that there is no significant difference between the change in the education and services. Hello. Yes sir, sir tell me. Yes sir. So in that case, when we are applying linear regression, we have already assumed that we have previously assumed it that it is going to be the same condition. But when it comes to ANOVA, we assume that there is no significant difference between the change in education system and change in salary. That means only there are two parameters. Isn't that? No sir. In both the cases, if we talk about the ANOVA, so our null hypothesis is there is no significant difference between the mean salary of the in terms of the education. Okay. Talk about the regression. अगर हम regression की बात करते हैं, तो there is you can say that education doesn't impacted the there is no significant impact of the education on salary. But we will consider only two factors. That is, one is salary and one is education. So this is the main reason why we are opting the linear regression. अगर एक से ज़्यादा हो जाते, we go with the multiple regression, sir. So we will go for multiple regression. We will go for multiple regression. If we have more than one independent variables in our data set and one dependent variable, on that case we move with the multiple regression analysis. Same is the case with ANOVA also. If we are अगर having आपके only दो two से ज़्यादा variables, वेरिएबल्स होते हैं, तो हम टू वे अनोवा two अप्लाई ANOVA. करते हैं। Okay, fine. Thank you. थैंक यू सर। मैम मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप जुल्फी सर को उसे सेंड कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। ठीक है मैम, मैं आपको ईमेल आईडी सेंड कर रही हूँ। आई हैव मैम, मेरे पास है, ये माइंडशेयर युवा में ही कर देती हूँ। यस मैम, इस पे कर दीजिए आप।
जुल्फी सर, यस मैम। सर आपको ना मैंने मेल किया है डेटा सेट। जी मैम, देखिए आप इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं और बाकी मेल पे भी भेज देते हैं सभी को। तब तक ऐसा करते हैं, हम दूसरे डेटा सेट पे वर्क करते हैं, फिर हम ये एक पहुंच केस जाएगा स्टडी। तुरंत मैम, तुरंत पहुंच जाएगा, डोंट वरी, वेट फॉर अ मिनट। जी सर। आप लोगों को व्हाट्सएप और ग्रुप में भी व्हाट्सएप में शेयर कर दिया और ईमेल भी कर दिया है। Everyone has downloaded? Yes, ma'am, it's downloaded. Okay, good. Is my screen is visible? Is my screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So moving towards the one-way ANOVA. प्लीज स्टेप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, ठीक है? फर्स्ट गो ऑन दी एनालाइज, first go on the analyze, then click on the compare means. First go on the analyze button, then click on the compare means. After moving towards the one way ANOVA. इतना सबने किया? Then there is two lists over here. First one is your dependent and second one is your factor. डिपेंडेंट लिस्ट में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा आप वो यहां पुट करेंगे, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो फैक्टर में जाएगा। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सैलरी आपकी एजुकेशन पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या ले ली? करंट सैलरी या बिगिनिंग सैलरी, दोनों पे करके देख सकते हैं, बट एक एक करके देख रहे हैं। या तो स्टार्टिंग की देख लेते हैं हम, बिगिनिंग सैलरी की इनिशियल लेवल पे, वो ज्यादा अच्छा हमें डिफरेंस बताएगा कि जब बिगिनिंग सैलरी हमारी क्या थी। अगर आज हमारा ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन आई एम डॉक्टरेट, तो करंट बिगिनिंग जो हमारी पहले की आज की तारीख में हमारी सैलरी क्या थी, नॉट फॉर दी करंट, मतलब आज की हम बात नहीं करते हैं। अगर हमने 10 साल पहले की बात करी, जिस टाइम पे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो तब से कोरिलेट करेंगे तो बेटर हमारा क्लियर होगा। तो बिगिनिंग सैलरी पुट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, देन एजुकेशन लेवल पुट इन द फैक्टर, then click on the contrast button. There is no need to change anything. Click, keep as it is.
click on the continue, then click on the post hoc. In post hoc test, click on the Turkey, not the Turkey. Then click on the continue. Then click on the options. इतना सबने किया बेटा? Then click on the options, click descriptive, then continue. Then click on the bootstrap. There is no need to change anything. Keep as it is, click continue, then click on OK. Two cases. Okay. करंट सैलरी पे ले लेते हैं हम, इस पे होगा नहीं हमारा. सो क्लिक ऑन दी एनालाइज, देन गो ऑन दी कंपेयर मीन्स, देन क्लिक ऑन दी वन वे अनोवा. बिगिनिंग सैलरी की जगह यहाँ पे हम करंट सैलरी पे वर्क करेंगे क्योंकि ग्रुप्स हमारे कम है वहां पे. क्लिक ऑन दी करंट सैलरी, एजुकेशन लेवल को आपको एज अ फैक्टर में रखना है. क्लिक ऑन दी पोस्ट डॉक, click on the Turkey, click continue, click on options, click on descriptive, continue and OK. Post-hoc tests are not performed for because at least one group has fever than 2 cases. ANOVA post-hoc test applying USP. Fever than 2 cases. Job kit. Just a second. Analyze. Compare means one way ANOVA. Okay. Current salary. दोनों अच्छा आपके यहाँ पे हो गए. Current salary. Job category. Employment category. अब आ जाएगा. थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा डेटा सेट उसके अकॉर्डिंग नहीं है अभी, वो बताती हूँ. हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव. इस ऑब्जेक्टिव पे अभी वर्क करते हैं. एम्प्लॉयज इन मैनेजरियल कैटेगरी आर पेड मोर सैलरी इन कंपैरिजन टू द एम्प्लॉयज इन क्लरिकल एंड कस्टोडियल कैटेगरी. यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी अपनी बनाई हुई है. पहली आपकी मैनेजरियल कैटेगरी है, सेकेंड आपकी कस्टोडियल कैटेगरी है, देन आफ्टर आपकी क्लरिकल है. 3 कैटेगरी यहाँ पे आपकी बनी हुई है. पहली आपकी क्लरिकल है, कस्टोडियल है, मैनेजरियल है. हमारा क्यों नहीं हो रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या है, हमें जॉब कैटेगरी चाहिए थी. ठीक है, जॉब कैटेगरी हमारा, अगर हम ANOVA टेस्ट की बात करते हैं तो वन इज बेस्ड ऑन द नॉमिनल एंड द अदर वन इज बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक. आपका स्केलिंग टेक्निक होनी चाहिए. एजुकेशन हमारा ऑर्डिनल स्केलिंग में आ जाता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल, लेकिन कैटेगोरिकल में भी ये ऑर्डरिंग में चला जाता है. सो दिस इज द मेन रीजन. यहाँ पे अगर हम नॉमिनल में कन्वर्ट कर देते तो हमारा एजुकेशन ANOVA में यूज होता, लेकिन ऑर्डिनल में है, ये हमारा रेशियो स्केल में कन्वर्ट होके रिग्रेशन में यूज होगा, ना कि ANOVA टेस्ट में यूज होगा. सो ये एक चैलेंजिंग आ रहा था हमारे पास, तो हमने दूसरा वेरिएबल ले लिया सेम
सेम अजम्पशंस पे कि अब हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एम्प्लॉयज इन मैनेजरियल कैटेगरी आर पेड मोर सैलरी इन कंपैरिजन टू एम्प्लॉयज इन कस्टोडियल और क्लैरिकल, कि जो मैनेजर कैटेगरी के लोग हैं उनको हायर सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू दी जो कस्टोडियल है या क्लैरिकल है। अब हमको इसको चेक करना है। अब हमें दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो अनोवा है, अनोवा केवल हमें ये बताता है, अगर हम यहाँ पे हाइपोथेसिस देखेंगे तो अनोवा केवल हमें एक चीज बताता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट या जॉब कैटेगरी, और देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैलरी एंड जॉब कैटेगरी। केवल हमें अनोवा के थ्रू इतना पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, लेकिन कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसको पता करने के लिए अभी आपने देखा होगा हमने यहाँ पे एक टकी टेस्ट पे अप्लाई किया था, मीन, उसके बाद वन वे अनोवा, पोस्ट हॉक टेस्ट में जाके हमने टकी टेस्ट पे अप्लाई किया था। तो जो ये टकी टेस्ट होता है ये हमें क्या बताता है कि कितना परसेंट डेविएशन है आपकी सैलरी में मैनेजरियल कैटेगरी में, कस्टोडियल कैटेगरी में और क्लैरिकल में। क्या मैनेजरियल और कस्टोडियल का ऑलमोस्ट सेम सैलरी है, इधर कस्टोडियल या क्लैरिकल का सेम सैलरी है, या मैनेजरियल और क्लैरिकल का सेम सैलरी है, या इन तीन क्राइटेरिया में से किसकी सिग्निफिकेंट सैलरी नहीं है, और नहीं है तो कितना परसेंट का वेरिएशन है, उसको हमें एग्जामिनेशन करने के लिए टकी टेस्ट अप्लाई करना होता है। तो अब हम रिजल्ट्स की ओर मूव करते हैं। तो ये आपके रिजल्ट्स है। पहला यहाँ पे आपका क्या बताता है, डिस्क्रिप्टिव। सेकंड आपका अनोवा बताता है जो केवल आपका सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, जिससे आप ये जस्टिफाई करते हो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट इन टर्म्स ऑफ द मीन वैल्यूज। थर्ड ये आपका आ जाता है पोस्ट डॉक टेस्ट, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है अनोवा में। अगर आप अनोवा में पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट जस्टिफाई नहीं माने जाएंगे। अगर केवल आप वन वे अनोवा अप्लाई कर देते हो विदाउट अप्लाइंग द टकी और पोस्ट हॉक टेस्ट, तो बेटा आपके रिजल्ट्स को जस्टिफाई कभी नहीं माना जाएगा। अगर हम सिमिलरली बात करते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन में, तो रिग्रेशन हमेशा अपडेटेड वर्जन माना जाता है कोरिलेशन से। सिमिलरली इसी तरह से आपका एनोवा में पोस्ट हॉक एक एडवांस कैटेगरी आ जाती है। कैसे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो आपको कोरिलेशन ज्यादा इजी समझ में आएगा तो उससे कोरिलेट कर लेते हैं। कोरिलेशन हमें क्या बताता है, कोरिलेशन हमें केवल ये जस्टिफाई करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मॉडरेट है कि नेगेटिव है, लेकिन कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को इंपैक्ट कर रहा है। मैंने बोला कि प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन आपकी इनकम जो है, सॉरी आपकी, मैंने क्या बोला था, सैलरी और एक्सपेंसेस, आपका सैलरी आपके एक्सपेंसेस को कितना इंपैक्ट कर रहा है वो कोरिलेशन नहीं बताता। सिमिलरली अगर हम वन वे अनोवा टेस्ट की बात करते हैं, टू वे अनोवा में भी पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, बस उसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं। अगर हम अनोवा टेस्ट की अप्लाई करते हैं तो आप इस चार्ट को देखोगे, यहाँ पर क्या एफ वैल्यू दी हुई है और ये सिग्निफिकेंट दिया है। इससे केवल आप क्या जस्टिफाई करोगे, केवल आप ये बताओगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप ये नहीं जस्टिफाई करोगे कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो कितना नहीं है, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो कितना है। उसको जस्टिफाई करने के लिए पोस्ट डॉक टेस्ट, जो कि हमने टकी टेस्ट के थ्रू अप्लाई किया है, उससे हम जस्टिफाई करते हैं। वन बाय वन सारे रिजल्ट्स को हम एग्जामिनेशन करेंगे। क्लैरिकल में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 474 है, आउट ऑफ विच 363 refers to the clerical, 27 custodial and rest 84 is belongs to the managerial category। अगर हम मीन वैल्यू की बात करते हैं तो $27,838 मिनिमम सैलरी मिल रही है क्लैरिकल को, 30,938 मिनिमम मीन सैलरी है कस्टोडियल की, एंड $63,977 मीन सैलरी है मैनेजरियल कैटेगरी की।
सिमिलर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी समवन वांट टू सेइंग समथिंग, कोई कुछ बोल रहा है? Sir, please unmute yourself. हाँ हेलो। हेलो। हाँ मैम, वो सैलरी और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं है ना। सैलरी बढ़ने से एक्सपेंसेस पे क्या फर्क? ये मैंने बेटे एक अजम्पशन लिया है। अच्छा अच्छा sorry। है ना, आई एम टेकिंग जस्ट एन अजम्पशन, है ना। अभी हमने एक अजम्पशन लिया आपका कि अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, ये हमने अजम्पशन लिया, ठीक है। जो कि अगर हम एक क्यों अजम्पशन लिया, इसका एक नेचुरल प्रोसेस क्या है ना कि आपकी 10,000 सैलरी तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस 1 लाख हो गई तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस हुए, तो उस बेसिस पे हमने एक अजम्पशन लिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं ली है। देन आफ्टर यहाँ पे आपका क्या है, सिमिलर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे वर्क करेंगे। यहाँ पे आपकी लोअर एंड अपर बाउंड, आप लोअर एंड अपर बाउंड क्या है, आपकी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो लोअर बाउंड का वैल्यू है वो बिलोंग करता है 2757, अपर बाउंड करता है 28619। और हमेशा याद रखना जो आपकी लोअर और अपर होगी, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें रियांश। आप एक बार अभी कैलकुलेट करके देखो 27057, सभी लोग अपने कैलकुलेटर में प्लस प्लस 28619, 27057 28619 10 6 5 6 7 6 7 14 15 की 5 4 2 7 40 2 8 16 2 3 6 2 8 16। देखिए अब आपका जो मीन वैल्यू कितना आ रहा है, एग्जैक्ट ये वैल्यू आ रही होगी। सबने कैलकुलेट करके देखा, टोटल आपका आ रहा है 55,676। बेटा सबने कैलकुलेट किया? जी मैम आ रही है ना। अगर आप 27057 प्लस 28619 को प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 2, क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, sum of the variables divided by the total number of observations. Sum of the variables 27 plus 28 divided by 2 करेंगे तो एग्जैक्ट ये नंबर आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो मीन वैल्यू होती है वो आपकी लाई करती है इन बिटवीन दी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड लिमिट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका मिनिमम, मिनिमम जो आपकी क्लैरिकल की सैलरी है उसमें सबसे मिनिमम 15,000 पे किया गया है, मैक्सिमम 80,000 तक गई है। सिमिलरली हम कस्टोडियल मैनेजरियल कैटेगरी की बात कर सकते हैं। कस्टोडियल की मीन वैल्यू $30,000, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर। लोअर बाउंड 30 है एंड अपर बाउंड 31, इन दोनों को ऐड करके आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द 3938 वैल्यू। आपकी मिनिमम 24,300 है एंड मैक्सिमम 35,250 है। सिमिलरली आप मैनेजरियल कैटेगरी का मीन है 63,977। ये सेम आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 17,075, स्टैंडर्ड एरर 784, लोअर बाउंड 32, अपर 35, दोनों को ऐड करके मीन निकालेंगे, वी विल गेट द 34। मिनिमम आपका 15 पे किया गया है, मैक्सिमम $1,35,000 पे किया गया है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है जिसे आप अपना मेंशन करोगे। अब जब रिसर्च पेपर में आपको क्या क्या मेंशन करना है, केवल आपको मीन वैल्यू मेंशन करनी होती है और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मेंशन करनी होती है। There is no need to mention the standard deviation, lower, upper, minimum, maximum. Only
यू विल मेंशन मीन एज वेल एज द स्टैंडर्ड एरर. अगर आप स्टैंडर्ड एरर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, केवल हमें मीन मेंशन करना होता है. देन आफ्टर ये आपकी आ गई अनोवा टेबल. अनोवा टेबल आपका क्या बता रहा है? दिस इज योर अनोवा टेबल. आपकी ये अनोवा टेबल आई होगी. सब लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. ये सभी की अनोवा टेबल आई है. बेटा प्लीज बी रिस्पॉन्ड. सभी का अनोवा टेबल सेम एज इट इज हमारी तरह आया है? यस मैम. ठीक है, बाकी कर नहीं रहे लग रहा है कोई ना. एवरीवन इज डूइंग और नॉट बेटा? उसके बाद अब यहाँ पे सेम आपकी अनोवा टेबल आई है. मैंने इसलिए जस्टिफिकेशन लिख दिया है. एज द पी वैल्यू ऑफ एफ स्टैटिस्टिक. एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी आपकी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना आपका डेटा सेट टूवर्ड्स द सिग्निफिकेंट जाएगा. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये ट्रिक्स होती हैं. आपको पता कनेल, कभी कभी डेटा सेट आपका सिग्निफिकेंट नहीं आता है जिसकी वैल्यू आपकी एफ स्टैटिस्टिक मेजर रोल प्ले करती है. ठीक है, आपको अगर एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो कैसे इंक्रीज करोगे? टू इंक्रीज योर डेटा सेट. आप अपने डेटा सेट को इंक्रीज करोगे. जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा, ये आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 474 है. और स्टैंडर्ड एरर देखिए यहाँ पे कितना है? 784 है ना. आपका जैसे जैसे ये सैंपल साइज कम होता जाएगा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपकी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू कम होगी. जितनी कम आपकी एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू होगी उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि आपका डेटा सेट नॉन सिग्निफिकेंट होगा. इतनी कहानी सबको समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं अनोवा की. अनोवा अब हमको क्या बता रहा है? पी वैल्यू को हम एग्जामिनेशन करेंगे और एफ. अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? जब आप लिखोगे तो इसी तरह से लिखोगे, एफ टेस्ट के बगल में एज द पी वैल्यू ऑफ किसकी पी वैल्यू? टी टेस्ट की है, काई स्क्वायर की है, टी टेस्ट की है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की है, पेड सैंपल की है, एफ टेस्ट की है. तो यू नीड टू मेंशन विच टेस्ट यू आर वर्किंग. आप किस टेस्ट पे वर्क कर रहे हो यहाँ पे आपको बेटा मेंशन करना होगा पहली चीज. तो एज द पी वैल्यू ऑफ एफ टेस्ट की वैल्यू कितनी आई है? 434.48. तो आपने यहाँ पे लिख दी 438.48 और एफ टेस्ट का पी वैल्यू कितना है? 0.000. तो आपको मैंने एक रिदम सिखाई थी. क्या सिखाई थी? इफ पी इज हाई नल विल फ्लाई, इफ पी इज लो नल विल गो. अगर हमारा पी हाई है तो हम नल को एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारा पी लो है तो नल को हम रिजेक्ट करेंगे. हमेशा उस रिदम को याद कर लीजिए, कभी गलत कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है? लो है 0.05 से. तो हम यहाँ का क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. आपकी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या थी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैलरी अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी. अब आपकी ऑल्टरनेटिव क्या बनती है? नल को तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पी की वैल्यू हमारी क्या थी? लेस देन थी 0.05 से. पी वैल्यू हमारी कितनी थी? 0.000. तो अब हमारी ऑल्टरनेटिव क्या हमने एक्सेप्ट करा? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सैलरी एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जॉब कैटेगरी. अब एटलीस्ट वन पेयर, कौन कौन से पेयर आपके बन रहे हैं? पहला पेयर आपका बना मैनेजरियल कस्टोडियल, पहला पेयर. ठीक. सेकंड पेयर आपका क्या बनता है? मैनेजरियल एंड कस्टोडियल. थर्ड आपका क्या बना? मैनेजरियल एंड क्लैरिकल. ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ गलत बता दिया. पहला आपका क्या बना? मैनेजरियल कस्टोडियल, सेकंड मैनेजरियल क्लैरिकल एंड थर्ड बना कस्टोडियल एंड क्लैरिकल. ये तीन आपके कैटेगरी बनी जिनमें से एक पेयर तो एटलीस्ट कम से कम डिफरेंट होगा ही होगा सैलरी वाइज. ये आपकी ऑल्टरनेटिव बनी. तो यहाँ पे हमारा क्या आया? वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. दैट मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन सैलरी एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जॉब कैटेगरी. अब किस
जॉब कैटेगरी में आपका डिफरेंस पाया गया है, उसके लिए आप क्या करोगे, पोस्ट डॉक टेस्ट को अप्लाई करोगे। अब आपका पोस्ट डॉक टेस्ट के क्या रिजल्ट्स आए हैं, ये आपके रिजल्ट्स आ गए पोस्ट डॉक टेस्ट के, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, आई आपका एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, जे आपका एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ दी टू कैटेगरीज। जैसे आप लोग मैट्रिक्स पढ़ते हो ना, सेम ये आपकी पोस्ट डॉक की एक मैट्रिक्स है। अब आपका क्लैरिकल का किससे कंपैरिजन किया गया है, कस्टोडियल से एंड मैनेजरियल से। अब आपका मीन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप, क्लैरिकल माइनस कस्टोडियल, आई माइनस जे। अब जब दोनों के मीन को डिफरेंस किया तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया, $3,100, जिसका पी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0.277। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 0.277 पी वैल्यू क्या है, नल इज हाई, पी इज हाई, नल विल फ्लाई। अब आपकी यहाँ पे क्या है, पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, तो अब आपने क्या एग्जामिनेशन करा यहाँ पे, as the p value of pair clerical and custodial कितना है, 0.277, which is more than the 5% level of significance। अब p ज्यादा है तो क्या करेंगे, हम null hypothesis को accept करेंगे। तो we are going to accept the null hypothesis। What are null hypothesis? There is no significant difference in salary of clerical and custodial। Is it clear? सेकेंड आपका क्या है, यहां से देख लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है, क्लैरिकल एंड मैनेजरियल। यहां पर क्या है, आपका सिग्निफिकेंट पाया गया है। तो सिग्निफिकेंट क्या है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट। जब रिजेक्ट करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आया, क्या इन्फ्रेंस आया, Then there is a difference between clerical and managerial. there is a difference between the clerical salary and managerial salary। दोनों की सैलरी में डिफरेंस है, और कितने का डिफरेंस है, 36। अब आप बोलोगे यहां पर भी तो मैम डिफरेंस है 3100 का, लेकिन ये बहुत माइनर डिफरेंस पाया गया है, ठीक है, ये बहुत माइनर डिफरेंस पाया गया है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट, यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट हमने मेंशन किया है। वैसे यहाँ पे डिफरेंस है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, कितने का डिफरेंस है, $3000 का डिफरेंस है, लेकिन विद देयर सम अजम्पशंस, और हमारा जो पी वैल्यू है वो 0.277 आया है। सो दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट, यहाँ पे हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करा है और डिक्लाइन करा है कि देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द क्लैरिकल एंड कस्टोडियल। अब हम कस्टोडियल और क्लैरिकल की बात करते हैं, सेम। आप यहां से क्लैरिकल कस्टोडियल बोलो, चाहे आप कस्टोडियल क्लैरिकल बोलो, आपकी वैल्यूज दोनों की यहाँ पे सेम आएंगी। ऊपर आप देखिए 3100.349, सिमिलरली 3100 3.49, आपकी पी वैल्यू भी सेम आएंगी। चाहे अब आप बोलते हो ना, अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, 5 into 4 करो या 4 into 5 करो, A into B करो या B into A करो, A plus B करो या B plus A करो। We are talking about the multiple plus or in positive terms, not in negative। नेगेटिव में वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कभी पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करते। A into B और B into A, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है आपकी। सिमिलर यहाँ पे आपका क्लैरिकल इंटू कस्टोडियल करिए या कस्टोडियल इंटू क्लैरिकल, बोथ वैल्यूज आर सेम। सिमिलरली आप यहाँ पे आप डेटा को क्या इंटरप्रेट करोगे, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.277, so we are going to accept the null hypothesis। Our null hypothesis, there is a no significant difference between the custodial salary and clerical salary। Similarly custodial and managerial, यहाँ पे कस्टोडियल एंड मैनेजरियल की क्या है, ह्यूज डिफरेंस है, $33,000 का डिफरेंस है, और पी आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कस्टोडियल एंड मैनेजरियल सैलरी। सिमिलरली आप मैनेजरियल एंड क्लैरिकल का करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है, मैनेजरियल एंड कस्टोडियल सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया है। इज इट क्लियर, किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक?
No, ma'am. Ma'am, what is the meaning of lower bound and upper bound? लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, एक मिनट बेटा बताती हूँ अभी। इंसर्ट शेप्स, ये आपका पूरा डेटा सेट है, ठीक है। अब जो ये रेंज होगी आपकी, ये अपर लाइन, जो ये लाइन होती है, ये बेटा आपकी होती है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग लोअर, ये दिस इज योर लोअर बाउंड वैल्यू, ये आपकी जो वैल्यू है ये वाली लाइन, और ये वाली बाउंड होगी आपकी, सॉरी, दिस इज योर अपर बाउंड एंड दिस इज योर लोअर बाउंड, ये आपकी लोअर बाउंड होगी, ये आपकी लोअर, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे अपर, और इसके ये होगी आपकी अपर, और जो ये वैल्यू आपकी होगी बेटा, जो ये वैल्यू होगी ये आपकी कहलाएगी यहाँ पे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, ये कोई भी जो डेटा सेट होता है उसको हम दो लिमिट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप इसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, आपको बेटा वेरिएंस पता है? किसने क्वेश्चन पूछा है ये? Yes, ma'am. Ma'am, प्रीति. हाँ प्रीति, बेटा आपको वेरिएंस पता है? Yes, ma'am. वेरिएंस क्या होता है? मैम कितना डिफर कर रही है वैल्यू मीन से? मीन से कितना डिफर कर रही है, ठीक है। जब आप वेरिएंस को कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आता है, प्लस माइनस 5, ऐसे कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस। यस मैम। है ना, तो प्लस माइनस 5 क्या इंडिकेट करता है, अगर हमारा आंसर 25 आया, ठीक है, और वेरिएंस हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस 5, तो हम क्या जस्टिफाई करेंगे, 25 हमारी मीन वैल्यू है। अब जो ये डेटा सेट की वैल्यू कहां से रेंज करेगी, प्लस माइनस 5, तो 25 में 5 प्लस करा तो कितना बना 30, 25 में 5 माइनस करा तो कितना बना 20। अब जो ये वैल्यू रेंज करेगी, ये किसके बीच में रेंज करेगी, 20 से लेके 30 वैल्यू के बीच में रेंज करेगी। इतना बात समझ में आई? यस मैम। है ना, तो जो ये 20 वैल्यू होती है ये होती है लोअर बाउंड वैल्यू, और जो ये 30 की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अपर बाउंड वैल्यू। इस तरह से आप समझ लो, ये इजी है, ठीक। ओके। सिमिलर हमारा ये डेटा सेट है, ये हमारी लोअर बाउंड, अब इससे और इसके बीच में ही हमारी वैल्यू वेरी करेगी, इसके बियॉन्ड वैल्यू हमारी वेरी नहीं कर सकती है। ये हमें बताता है लोअर और अपर बाउंड की वैल्यू। क्लियर? यस मैम। ठीक, इतने में बेटा किसी को कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ लीजिए। ठीक, then after moving towards the regression analysis. अब रिग्रेशन एनालिसिस, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कोरिलेशन का समझते हैं, जिससे आपको रिग्रेशन समझने में इजी रहेगा। कोरिलेशन यहाँ पे लिखा है, रिग्रेशन, रिग्रेशन नहीं है, वो बता देती हूँ आपको यहीं से। कोरिलेशन, कोरिलेशन आपका क्या होता है,
यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखा हुआ है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू -1 टू +1 वैरी करती है। ठीक है, ये होती है -1 टू +1 जो वैरी करती है। तो -1 क्या हो गई, लोअर बाउंड वैल्यू हो गई, +1 आपकी क्या हो गई, अपर बाउंड वैल्यू हो गई। कोरिलेशन क्या होता है, हाउ मच आप कोरिलेशन को सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे समझ सकते हो, हाउ मच one variable और सिंप्लीफाई तरीके से आप कोरिलेशन को ऐसे समझो, what is the relation, how much one variable strengthen the other variable, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर क्या स्ट्रेंथ पोजीशन कोड कर रहा है, स्ट्रेंथ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ द नेगेटिव, इन टर्म्स ऑफ द जीरो। ये तीन वैल्यूज पे हम बात करते हैं कोरिलेशन की। सेकेंडली हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन। आपका स्ट्रेंथ की बात करते हैं और सेकंड हम डायरेक्शन की बात करते हैं कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट गिव्स अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर मेजरिंग द strength in terms of the positive, in terms of the negative, in terms of the zero of the linear relationship between two variables। जब हम linear relationship की बात करते हैं तो linear relationship आपस में बताता है कि there is a regression relationship also। वो कैसे बताता है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो आपके यहाँ पे तीन फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, सेकंड आता है नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, थर्ड आता है नो लीनियर रिलेशनशिप। पहले की अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ पे when one variable increases, अगर आपका एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या बोलता है कि सेम टाइम पे आपका सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये आपका एक वेरिएबल है, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला आपका पॉजिटिव कोरिलेशन बताता है, पॉजिटिव कोरिलेशन when one variable goes up on the same time second variable also goes up। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, अगर कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है सेम टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, पहला अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन हमारा होता है नेगेटिव, सेकंड अजम्पशन हमारा हो गया नेगेटिव कोरिलेशन का। इसमें आपका क्या होता है, नेगेटिव में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। अगर कंपनी का, अगर हम कंपनी की बात करते हैं
कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होगा. दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. If one variable increases on the same time, second variable decreases. थर्ड आपकी कैटेगरी आती है नो कोरिलेशन. देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दी टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स. दो या दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. हमने एग्जांपल ले लिया एजुकेशन एंड सेकेंड वेरिएबल ले लिया प्लस एजुकेशन प्लस डिपेंडेंसी. ठीक. आपकी एजुकेशन की डिपेंडेंसी तो नहीं ले सकते, इट्स इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं. एजुकेशन प्लस हम ले सकते हैं प्लस एडमिशन. कोई भी लॉजिक नहीं है, दोनों एडमिशन प्रोसेस. आप कितने क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और आपके कॉलेज में कितना एडमिशन हो रहा है. तो अगर हम इन दो वेरिएबल्स की बात करें तो देयर इज नो लॉजिकली रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. पहले ये हमने बात करी है कोरिलेशन की. कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं आर से और इसकी वैल्यू रेंज करती है -1 to +1. ठीक है. एक बात हमेशा हमें याद रखनी है, अगर वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन होगा देन वी मूव टूवर्ड्स द रिग्रेशन एनालिसिस. तभी हम रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग, ये आप बताइए हमें. इज इट राइट और रॉन्ग? अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा तभी हम रिग्रेशन को चेक करेंगे कि नहीं. प्लीज मेंशन ऑन चैट बॉक्स. ठीक है. आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा then we move regression analysis. सेकेंड क्वेश्चन, अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो हम रिग्रेशन चेक करेंगे कि नहीं, आप बताइए. नहीं करेंगे. ठीक. अब हम आप ही के क्वेश्चन पे बेटा बात करते हैं लॉजिकली. ठीक है. अब हम थर्ड केस ले लेते हैं. थर्ड केस ही हमारा थोड़ा सा हमको बात बताने में हेल्प करेगा. आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन और एडमिशन प्रोसेस में कोरिलेशन नहीं है बिकॉज देयर इज नो लॉजिकली रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. ठीक है. ये आपने पता करा लॉजिकली. अगर हम इलॉजिकली बात करें, ठीक है, हमें नहीं पता कि इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा. हमारे पास केवल न्यूमरिक फिगर्स हैं. एजुकेशन की हमने ले ली यहां पे. ठीक है. सेकंड हमने ले ली एडमिशन प्रोसेस की. अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, ठीक है, यहां पे हमने बात किया अगर हमारी सेकंड कैटेगरी है, टेबुलर फॉर्म बना देते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा. ठीक. पहला हो गया हमारा एजुकेशन, सेकंड हमारा हो गया एडमिशन प्रोसेस. एजुकेशन की हमने बात करी, कोई अंडर ग्रेजुएट था, कोई ग्रेजुएट था, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था, कोई डॉक्टरेट था. इस तरह से हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी. ठीक है. अब एडमिशन प्रोसेस कितने हुए हमारे? 10 हुए, 20 हुए, यहाँ 30 हुए, यहाँ 50 हुए, यहाँ 60 हुए, यहाँ 10 हुए, यहाँ 20 हुए, यहाँ 30 हुए. ठीक है. यहाँ 20 हुए. अगर हम सिर्फ इस एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं
कि अगर देयर इज नो कोरिलेशन फाउंड बिटवीन द एजुकेशन प्रोसेस एंड एडमिशन, so it confirm there is no logic to move towards the regression analysis. ये बात यहां से जस्टिफाई हो जाती है हमारी. क्यों जस्टिफाई होती है? क्योंकि जो हमारा एजुकेशन था वो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल था. इज इट क्लियर? अब हम यहां पे सिमिलर सेकंड एक एग्जांपल कोड कर लेते हैं. यहां पे हमने कोड कर लिया सेकंड एग्जांपल. एडमिशन की जगह हमने एजुकेशन की जगह ले लिया यहां पे सेल्स ले ली, कंपनी की सेल्स और हायरिंग. सेल्स के ना हायरिंग मत लीजिए, हायरिंग ले लेते हैं. ठीक है, चलिए हायरिंग ले ली. आज 10 एम्प्लॉयज की हुई, 20, 30, 50, 60, 10, 20. ये हायरिंग है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हायर हुए. अगर हम सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 20. इन टर्म्स ऑफ दी सीआर बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी 30 सीआर आ गई. देन आफ्टर यहाँ पे हमारी 40 सीआर आ गई. देन यहाँ पे हमारी 60 सीआर आ गई. देन 30 सीआर आ गई. अगेन हमारी 40 सीआर आ गई. ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल को कोड करते हैं तो there is a sound relationship has been found between the sales and hiring. I don't think so. If yes, अगर हम, मुझे नहीं लगता है, might be I am wrong, but यहाँ पे लॉजिकली अगर हम बात करें तो सेल्स और हायरिंग का रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, ये सेल्स और हायरिंग भी मत लीजिए, बिल्कुल इलॉजिकल ले लीजिए. यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस अगेन ले लेते हैं. सेल्स कितना हो रहा है किसी एक्स कंपनी का और वाई कंपनी का कितना है इनका एडमिशन प्रोसेस. ठीक है, कोई लॉजिक कोरिलेशन नहीं है. लेकिन अगर आप इसका कोरिलेशन चेक करते हो तो यहां पे आपका कौन सा कोरिलेशन आएगा. वी फाउंड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इन बिटवीन द सेल्स एंड एडमिशन प्रोसेस. व्हाई? क्यों स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आएगा? आप यहां पे देखिए, एक वेरिएबल अप जा रहा है टूवर्ड्स दी 60. आपका टिल 60 तक एडमिशन प्रोसेस भी अप जा रहा है. पहले दिन आपका 10 था, एडमिशन प्रोसेस 10 था. यहाँ पे आप थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर लो क्लियर करने के लिए. एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 5, यहाँ पे कर दो 7, यहाँ पे कर दो 9, यहाँ कर दो 15, फिर यहाँ कर दो 10, यहाँ कर दिया आपने 20. ठीक है, अब आप देखिए एक वेरिएबल टिल 60 तक इंक्रीज हो रहा है. सिमिलर आपका एडमिशन प्रोसेस भी टिल 15 तक इंक्रीज हो रहा है. तो ये क्या बोल रहा है? इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस ऑन द सेम टाइम सेकंड वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आ गया. नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे 60 से 30 डाउन हुआ तो 15 से 10 डाउन हो गया. अगेन 30 से 40 इंक्रीज हुआ, 10 से 20 इंक्रीज हुआ. तो कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन डजंट मीन देयर इज अ कोइंटीग्रेशन हैज बीन फाउंड बिटवीन दी टू वेरिएबल्स. कभी नहीं बताएगा बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये. अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है तो इट डजंट मीन कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोइंटीग्रेशन हैज आल्सो फाउंड बिटवीन दी दैट टू वेरिएबल्स. वो कभी नहीं बताएगा. क्योंकि क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि कोरिलेशन आपका इंपैक्ट चेक नहीं करता, आपका डिग्री चेक नहीं करता. क्या चेक करता है? आपकी स्ट्रेंथ चेक करता है डेटा सेट की और आपका डायरेक्शन चेक करता है. इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक. मैम एक क्वेश्चन, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ हाँ बेटा पूछिए. मैम कोरिलेशन एनालिसिस पैरामेट्रिक टेस्ट होता है या नॉन पैरामेट्रिक? एक बार आप मुझे पैरामेट्रिक. कोरिलेशन में भी आपके 3 टेस्ट यूज होते हैं बेटा. बता देती हूँ मैं आपको तीनों टेस्ट. वैसे 3 टेस्ट हैं. बेसिकली हम 2 टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट भी हम पढ़ते हैं. कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. बेटा म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रहा है. ओके मैम. पहला है आपका पियर्सन रैंक कोरिलेशन.
ये आपका होता है पैरामेट्रिक टेस्ट। सेकंड आपका होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये आपका होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सॉरी। थर्ड होता है आपका पार्शियल कोरिलेशन, ये आपका होता है अगेन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरामेट्रिक, हम स्केल वेरिएबल्स लेते हैं। जब हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करते हैं तो हम नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल स्केल्स पे वर्क करते हैं। आ गया बेटा समझ में? ओके मैम, थैंक यू। आगे मैम। एनीबडी है, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, अभी हमने एक वर्ड बोला कि इफ वी फाउंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, strong negative correlation between the two variables, it doesn't emphasize that there is a strong co-integration also। ठीक है, दो वर्ड्स आए हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहानी को थोड़ा कहानी की तरह सुनेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, याद भी। को-इंटीग्रेशन आपका क्या बताता है? स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। स्ट्रेंथ माने क्या होता है? पॉजिटिविटी कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आपके डेटा सेट की वैल्यू, अगर आपके डेटा सेट की वैल्यू प्रैक्टिकली में 0.6 से, क्या हो गया, 0.6 से प्लस माइनस 0.6 प्लस माइनस 0.6 से अबव होती है, अबव होती है, तो आपका क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्लैश स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर आपके डेटा सेट की वैल्यू 0.5 से 0.6 के बीच में होती है तो आपका प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं, यहां पे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जिससे यहां पे आपका क्या आता है? मॉडरेट पॉजिटिव स्लैश मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? अगर आपके डेटा सेट की वैल्यू 0.5 से बिलो होती है तो आपका क्या बताता है डेटा सेट? वीक, प्लस माइनस फिर कोड कर लेते हैं, वीक पॉजिटिव स्लैश वीक नेगेटिव रिलेशनशिप। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक, ये तो हमें केवल डेटा सेट को देख के बता दिया। अब आपका सपोज कीजिए ये डेटा सेट है, ठीक है, इसके बेसिस पे हमें पता चल गया, उसने एक वैल्यू दे दी हमें आर की, ठीक है, पियर्सन कोफिशिएंट जिसे बोलते हैं, वैल्यू दे दी 0.6, 0.7, 0.9, 0.2, 0.001, व्हाटएवर जो भी वैल्यू दी, उसके बेसिस पे हमने बता दिया कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मॉडरेट है कि वीक है। लेकिन इट डजंट एम्फसाइज कि देयर इज अ को इंटीग्रेशन रिलेशनशिप ऑल्सो। ये आपका को इंटीग्रेशन नहीं बताता। को इंटीग्रेशन आपका क्या बताता है? कि देयर इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप has been existed between the two variables। को-इंटीग्रेशन आपका ये बताता है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका कब बताएगा? जब वाकई में उन दो डेटा सेट के बीच में रिलेशनशिप होगा। ठीक है, एक दो अजम्पशंस पे फिर से बात करेंगे। अगर सपोज कीजिए हमने 10 साल का, कोई लॉन्ग टर्म बता रहे हैं तो हमने 10 साल का डेटा ले लिया, अगेन हम फिर से यही बात करेंगे, फिर से हम सेम डेटा सेट पे आ जाएंगे। अगर आपने 10 साल की सेल्स ले ली और 10 साल का एडमिशन का प्रोसेस ले लिया, अगेन आपका क्या है? नो लॉजिक रिलेशनशिप। तो यहां पे आपका को इंटीग्रेशन यहां पे क्या बता देगा? अगेन फिर से आपको जस्टिफाई कर देगा न्यूमरिक डेटा के बेस पे, यस देयर इज अ फाउंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द एडमिशन प्रोसेस एंड सेल्स।
लेकिन बेटा जो रिग्रेशन होता है वो आपका ये गलती नहीं करता। रिग्रेशन ऑटोमेटिकली आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उसको रीड आउट करता है, उसको गो थ्रू करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बताता है, रिलेशनशिप के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, रिलेशनशिप के साथ साथ आपका इंपैक्ट को भी मेजरमेंट करता है रिग्रेशन। सेकंड बात, रिग्रेशन में आपकी दो वैल्यूज फाउंड करते हो। पहला आप क्या करते हो, आर स्क्वायर, सेकंड आपका होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा, कौन बताएगा कि सिमिलर होते हैं या स्लाइट डिफरेंस होता है, क्या होता है? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दी चैट बॉक्स या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। फोन चार्जिंग में लगा दो मेरा। देयर इज अ डिफरेंस मैम, गुड। क्या डिफरेंस होता है? यस सोनी मैम, आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड व्हाट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर मैम? Anybody? Soni Rai, you raised your hand. You want to saying something? No, ma'am, it's by mistake. Okay. आपकी दो वैल्यूज होती हैं बेटा, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका जो डिटर्मिनेशन, आप इसको डिटर्मिनेशन इस तरह से मत समझो, बहुत इजी लैंग्वेज में समझो। सपोज कीजिए आपकी आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में माइनर सा वेरिएशन डिफरेंस होगा। सपोज कीजिए आप जब रन करोगे आप देखोगे, अगर आपका आर स्क्वायर की वैल्यू 0.789 होगी तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.756 होगी, माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम एडजस्टेड आर स्क्वायर पे वर्क करते हैं रेदर देन ऑन दी आर स्क्वायर। ये आपका आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 0.78 आई तो ये क्या हुआ, 78%। तो ये क्या आपका जस्टिफाई करेगा, अगर आपके दो वेरिएबल्स के बीच में लॉजिक रिलेशनशिप नहीं होगा, भले ही दोनों में न्यूमरिक रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू 0.7 बेटा कभी नहीं आएगी, वो आपकी 0.001, 0.012 इस तरह से वैल्यू का एग्जामिनेशन करेगा। अगर वाकई में दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा या इंपैक्ट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को, तभी आपका आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। सपोज कीजिए आपने दो वेरिएबल्स लिए, यहाँ पे 0.68 आ गया, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, केवल आपका 68% आपकी कंपनी की या आपकी अपनी जो इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस को इंपैक्ट करती है, रेस्ट 32 आपके अदर वेरिएबल्स हैं। इतना समझ में आया? देन आफ्टर यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया 0.666। एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी इनकम इंपैक्ट कर रही थी एक्सपेंसेस में, उसमें भी वेरिएशंस थे, जो आपने कंट्रोल वेरिएबल्स अपने पुट करे थे। केवल आपका इनकम तो आपके एक्सपेंसेस को इंपैक्ट नहीं करेगी ना, बाकी के भी वेरिएबल्स होंगे, तो उन वेरिएबल्स का जो वेरिएशन होता है
उसको एडजस्टेड आर स्क्वायर कंसीडर करता है यहाँ पे। इसलिए बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम वर्क करेंगे तो आपको वैल्यूज के साथ थोड़ा ज्यादा क्लियर करके बताएंगे। पहले इतना आपको सबको समझ में आया कोरिलेशन और रिग्रेशन क्यों यूज करा जाता है। फिर से एक मैं आपको रिमाइंडर डालूंगी, बहुत ये रेडिकुलस थिंग होती है या हम जनरली बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि हम कोई इलॉजिकल वेरिएबल्स अपने डेटा सेट में ले। वी ऑलवेज गो विद द LR और प्रीवियस स्टडीज, तो हमारे पास लॉजिक ही रिलेशनशिप होते हैं, सॉरी लॉजिक ही डेटा सेट होते हैं। तो अगर हमारे पास लॉजिक डेटा सेट है तो फर्स्ट आप कोरिलेशन चेक करोगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द रिग्रेशन एनालिसिस। अगर कोरिलेशन होगा तो ही आप रिग्रेशन का इंपैक्ट पड़ेगा, अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो रिग्रेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं लॉजिकली आपको बता रही हूं, लेकिन कभी कभी अगर आप रैंडम चेक करके वेरिएबल्स को देखोगे, आपने इर्रेगुलर मतलब रेडिकुलसली कोई आपने दो वेरिएबल्स चूज कर लिए जिसका लॉजिकली कोई ऑर्डर नहीं है, अगर आप उनको चेक करोगे तो कोरिलेशन आ जाएगा लेकिन रिग्रेशन नहीं आएगा। मतलब जो मैं आपको बताना चाहती थी वो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि लॉजिकली पहले आप कोरिलेशन चेक करोगे, देन मूव टूवर्ड्स द रिग्रेशन एनालिसिस। इतना सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एनीबडी हैव एनी क्वेरी तो आप पूछ लीजिए। कल के सेशन में हम रिग्रेशन करेंगे, ओनली वी विल कवर द रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल, दोनों आपका 1 घंटे में कवर हो जाएगा। देन आफ्टर हाफ एन आवर आपका ये क्वेरी सेशंस हम ले लेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डे टू डे जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, बट जो भी आपकी अगर और भी क्वेरीज होंगी तो वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। प्लीज बी ऑन टाइम, 3 to 5 सेशन होगा। एक बार डिस्कस करके जो भी आपके ग्रुप में एक बार फिर से अवंतिका मैम मेंशन कर देंगी, जो भी टाइम स्लॉट होगा कल का रिग्रेशन एनालिसिस पे वर्क करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी व्हाइल यूजिंग इन आवर SPSS सॉफ्टवेयर। सारी वर्क हम करते हैं, अनोवा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड रिग्रेशन पे बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है। तो रिग्रेशन पे हम वर्क आउट करेंगे कल, लीनियर प्लस मल्टीपल, और जो भी आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हाफ एन आवर का। तो इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क, अदरवाइज विल मीट यू ऑन टुमारो। जुल्फी सर? जी मैम। मैम तो मैम आज का मैम वर्कशॉप ख़त्म फिनिश हो गया है, सो आप लोग लीव कर सकते हैं। कल मैं आप सबको टाइम पे सेंड कर दूंगी लिंक। ओके। क्यों मैम? मैम वन रिक्वेस्ट। यस मैम, यस सर। एक्चुअली आपने आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया। वन रिक्वेस्ट ये था कि जो आप SPSS में जो इंस्ट्रक्शन देते हो बकायदा, जैसे एनालिसिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव STDs, देन ये क्या इसका एक फॉलो PPTs पे एक डायग्राम एरो वाइज जैसे बोलते हैं हम करते तो यस मैम, इट विल बी इफेक्टिव फॉर अस। अगर एक बार स्टेप्स हमें पता चल जाएंगे तो हम, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे सब। तभी बेटा मैं आपको बार-बार रिमाइंडर कर रही थी कि मैं बहुत धीरे-धीरे स्पेल आउट कर रही हूँ, आप लिख लो, बट कोई नहीं। वन वे एनोवा का मैं PPT में मेंशन कर दूंगी, प्लस रिग्रेशन, ये दो आपको टेस्ट पढ़ा रही हूँ, दोनों का मैं मेंशन करके आपको दे दूंगी।
ओके मैम, बिकॉज कभी कभी होता क्या है, नेटवर्क इशू के कारण से जो आप बताते हो ना वो काफ़ी बैक हो जाता है, इररेबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें इफेक्टिव नहीं हो पाती है मैम, ठीक है ना। इसलिए सो आई इफ पॉसिबल आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप वो पीपीटीज पे जैसे सपोज डेट कि आप फर्स्ट यू ओपन SPSS, देन यू गो टू ओ एनालाइज बटन, ऑप्शन मैं या समझ गई। एनालिसिस, देन एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव STDs के अंदर ऑप्शंस के अंदर आप चूज कीजिए आपको क्या टूल्स चाहिए, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर अवेलेबल, जैसे मीन, मीडियम, मोड, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ दिया हुआ कि एक साथ आप क्या क्या चीज़ एनालिसिस में आउटपुट में चाहते हो, तो आप दे देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ये मेरा एक हार्टली रिक्वेस्ट है। श्योर सर, नो इश्यूज, मैं पीपीटी बना के कल शेयर कर दूंगी आपको। ओके ओके और ओके, इन थैंक यू फ्यूचर मैम। कभी हम सेशंस लेंगे तो विल ट्राई कि हम थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए लें, तो उसमें आपको और थोड़ा जी सा बेटर वे में पढ़ाऊंगी कि आप कौन सा टेस्ट, अगर ऑर्डिनल नॉमिनल है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए, अगर स्केलिंग है तो कौन सा करना चाहिए, आपके पास मिक्सचर कॉम्बिनेशंस हैं सारे आपके, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन एयर्स में होते हैं ना, नॉमिनल भी होते हैं, ऑर्डिनल भी होते हैं, मैम स्केलिंग भी स्क्रीन होते हैं। शेयरिंग स्टॉप कर दीजिएगा। जी सर, तो वो भी हम ओके, नेक्स्ट थैंक यू। सेशन में कोशिश करेंगे, बट कल मैं आपको वन वे अनोवा और इससे पहले हमने क्या लिया था, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आई थिंक करी थी, नॉर्मैलिटी चेक किया था। या मैम, हाँ, जितने भी मैंने कवर करे कल इसका एक पीपीटी सर श्योर शेयर कर दूंगी मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, क्या आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूट जब हम वेरिएबल करते हैं तो अगर सपोज हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे सपोज ई गवर्नेंस इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन और सा मैम? ई गवर्नेंस, हाँ और हम उसको मेजर कर रहे हैं नेटवर्क ओरिएंटेड यूज, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड यूज एंड सर्च ओरिएंटेड यूज, दैट मीन्स उसके 3 कंस्ट्रक्ट है, और हमें ई गवर्नेंस का इम्पैक्ट देखना है बिजनेस परफॉर्मेंस में, बिजनेस परफॉर्मेंस इज आर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो हमें वो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, सर्च ओरिएंटेड और नेटवर्क ओरिएंटेड जो उसके अंदर कंस्ट्रक्ट है उनकी स्टेटमेंट्स को ऐड करने के लिए कंप्यूट वेरिएबल लेना होगा, राइट? हाँ, बट मैम जब हम कंप्यूट करते हैं तो वो एवरेज लेते हैं हम या प्लस करके वैल्यूज लेते हैं, उसमें बहुत प्लस कंफ्यूजन। बट मैम बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल है वो बोलते हैं कि वैसे वैल्यू सही नहीं आती है, प्लस करके मीन लेना होता है उसका। हाँ, उसके पीछे का भी एक मैम रीजन होता है, जब आप मीन लेके करते हो ना तो ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, वो इसलिए बोलते हैं। ओके ओके, अदरवाइज अगर हम ऐड करके भी करते हैं तो भी सही है, करेक्ट है? लॉजिक मैम यही कहता है कि आप पहले ऐड करो, अगर आपका नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आता है तब आप उसको ट्रांसफॉर्म करके लॉगरिथम सीरीज में कन्वर्ट करो। मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड मैम। ओके, आप जैसे यहाँ पे गए, ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्म करा, कंप्यूट वेरिएबल्स करा, यस अब आपके जैसे जो भी वेरिएबल्स है, सपोज कीजिए आपको जेंडर है, जेंडर लिया, फिर आप यहाँ पे ना प्लस का साइन करोगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिया आपने ये, फिर प्लस का साइन किया, यस मैम, एम्प्लॉयमेंट लिया, उसके बाद प्लस का साइन उसमें टारगेट वेरिएबल में हमारे को एड्रेस डालना पड़ेगा। हाँ, है ना, यस आपने इस तरह से प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। मैम। अगर आप यहाँ पे मीन लेके करते हो ना तो मैम आप तो मतलब एवरेज को कर रहे हो, वो एक ठीक यस नहीं मैम, रहता है। हाँ, वो आपका यस ना मैम, ऑलरेडी मतलब आप चेक करोगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, क्योंकि मीन ले लिया ना आपने उसका। उससे ओके बेटर है आप मीन मत लो, फिर मैं बोलूंगी उससे बेटर है कि लॉगरिथम सीरीज में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे जैसे कि आपने कोई एक नया वेरिएबल, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, आपने जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्म किया कंप्यूट वेरिएबल, आपको सपोज कीजिए 3 वेरिएबल्स को कंप्यूट करके एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। यस मैम, आपको एम्प्लॉय को बनाना है, जेंडर को बनाना है और डेट ऑफ बर्थ एग्ज्यूम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे किया एल
एम्प्लॉय कोड आईडी, थोड़ा आसान सा ले लेते हैं, पूरा लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे एल जेंडर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको लॉग में कन्वर्ट किया, LN ब्रैकेट जेंडर, ठीक है। दो फॉर्म होते हैं, या तो आप इसके थ्रू LN कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी ऑल में भी जाके कर सकते हैं। ऑल में जाएंगे, यहाँ पे आपको Yes, एक साइन दिखेगा लॉग का, है ना, आपको Yes, दिखेगा नीचे, हाँ जी, हाँ है जी। ना, आप उसके थ्रू। तो आप एक बेटर तरीका ये है कि आप सबको पहले तो लॉग में कन्वर्ट कर लो, और फिर उन लॉग को ट्रांसफॉर्म करोगे ना मैम, तो भी आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, बट ये सही तरीका होता है। ओके, ठीक है। तो मैम जैसे अगर इन केस जैसे सपोज हमारा ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड के अंदर ही 5 स्टेटमेंट है, तो पहले हमें उसको कंप्यूट करके ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना? तो वो उसमें भी लॉग लेंगे फिर हम कि वो ऐड ही होगा? हाँ मैम, एक्चुअली देखो आपका रिसर्च है, आपको ज्यादा पता होगा, बट अगर आपके पास कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं ना, फिर हम सेम की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ, सैम की तरफ फिर हम, हाँ जी, ठीक है। आप सेम की तरफ मूव होगे ना, तो उसमें आपका मीडिएटिंग मॉडरेटिंग वो बेटर एग्जामिनेशन करेगा इंस्टेड ऑफ दी आप कोई भी चाहे लगा लो टूल, वो आपका इतना ना कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स में SPSS बहुत मतलब फायदेमंद नहीं है, मैं फिर यही बोलूंगी। बाकी आपका रिसर्च है, आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। और मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है, हम रिग्रेशन कहीं पे भी अप्लाई तो नहीं कर सकते, पहले हमें उसकी अजम्पशंस चेक करनी पड़ती है, तो वो अजम्पशंस भी आप एक बार कल करवाओगे? हाँ, मैं रिग्रेशंस की अजम्पशंस बता दूंगी। 3 अजम्पशंस होती है मैम। पहला आपकी होती है नॉर्मलिटी होती है, आपका डेटा सेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। दूसरा आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस डेटा सेट में होना चाहिए, है ना, और एक आपका ऑटो कोरिलेशन फ्री होना चाहिए। आई थिंक मेरे में मेंशन होगा, देख लेती हूँ, अभी दिखा देती हूँ आपको। मैम मल्टी कोलिनैरिटी, हाँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, भी है मेरे पास, एक सेकेंड आप रुकिए। ये आपके बेटा अजम्पशंस होते हैं। पहला लीनियरिटी एंड एडेप्टिविटी, इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए। पहले तो आप नॉर्मलिटी इस तरह से समझ लो, इसमें तो बहुत सारे हमने लिख रखे हैं बुक्स से, मतलब जो ज्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं। पहला तो नॉर्मलिटी होना चाहिए। सेकंड आपका ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम डेटा सेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन आप किससे चेक करते हो? डर्बिन वॉटसन के थ्रू आप चेक कर सकते हो। आपकी वैल्यू आउटलायर्स मैम, सॉरी ये आउटलायर्स हैं ऑटो कोरिलेशन? ऑटो कोरिलेशन आउटलायर्स नहीं होते। ऑटो कोरिलेशन में आउटलायर्स आप ले सकते हो, लेकिन बेटा जब आपका ओरिजिनल डेटा सेट होता है ना, आप कैसे रिमूव करोगे? नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब मैं तो नहीं, मैं लॉग फॉर्म में तो हमेशा कंसीडर करती हूँ। बाकी देखिए सबका अपना अपना है करने का तरीका। बहुत से लोग बोलेंगे आउटलायर्स रिमूव कर दो, बट मैं कभी सजेस्ट इसलिए नहीं करती ना, क्योंकि आपने तो डेटा को मैनिपुलेट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। फिर तो यस मैम, अगर आपने किसी भी कंपनी का सेल्स ले लिया, या आप सबसे ज्यादा ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है टाइम सीरीज डेटा सेट में, आप स्टॉक मार्केट का डेटा उठाते हो। अदरवाइज आपके डेटा सेट में ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आती 99.9%। अगर थोड़ी बहुत आती भी है, नॉर्मलिटी नहीं होता, आप जैसे ही उसको लॉग में कन्वर्ट करते हो ना डेटा सेट को, वो प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है, एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट के डेटा को लेके। तो आप जो लैक ऑफ ऑटो कोरिलेशन आप किससे चेक? नॉर्मलिटी मैंने आपको बताया था, शैपिरो के थ्रू आप कर सकते हो, हिस्टोग्राम के थ्रू, बॉक्स प्लॉट के थ्रू। ऑटो कोरिलेशन हम चेक करते हैं डर्बिन वॉटसन टेस्ट के थ्रू। इसकी वैल्यू लाई होनी चाहिए इन बिटवीन द 1.5 to 2। ये आपको रिग्रेशन में कल मैं बता दूंगी कैसे चेक करते हैं। होमोस्कैडासिटी होनी चाहिए, हेट्रोस्कैडासिटी नहीं होनी चाहिए। ये आप किससे चेक करते हो? आप होमोस्कैडासिटी आप चेक कर सकते हो आप टॉलरेंस लेवल के थ्रू। जो आपका टॉलरेंस लेवल होता है VIF और हाँ जी, उनकी वैल्यूज, ठीक है, उनकी वैल्यूज जो होती है आप उनके थ्रू चेक कर सकते हो। यस मैम। मल्टीवेरिएट, ये नॉर्मलिटी आ गया। मल्टी कोलिनियरिटी होता है,
हाँ मल्टी कोलिनियरिटी आप चेक करते हो लिविनस टेस्ट के थ्रू। हाँ, ये इसी में कंफ्यूजन था मैम। मैं यही चाह रही थी कि आप मल्टी कोलिनियरिटी एक बार कल करवा दें, क्योंकि इस ठीक है। वाले में मुझे ये कंफ्यूजन था ना। ठीक है, मैं आपको ये भी कल बता दूंगी। रिग्रेशन थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन बहुत इजी होता है, बट थोड़ा सा आप मूव करोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे या मल्टीपल रिग्रेशन से, वो थोड़ा सा ट्विस्टेड, वो अपने डेटा सेट को आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। किसी को और भी क्वेरी मैम प्लीज आस्क। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। विल मीट ऑन यू टुमारो। कल हम डिस्कस करेंगे आपका रिग्रेशन एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशंस ले लेंगे। अपनी जो भी क्वेरीज हो प्लीज आप लोग नोट करके ले आइएगा। कल की टाइमिंग में बता दी आपने? तो वो आपको ना ग्रुप में अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।